हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास। देखिए, इसमें हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। लेट जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और बाइनरी ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जी क्रॉस जी से जी में जाता है। इस ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो पेयर होते हैं, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें एलिमेंट पेयर में आते हैं ए बी, सच डैट ए बिलोंग्स करता है ए में और बी बिलोंग्स करता है बी में। अगर मान लीजिए 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो तो इसमें 3 टपल्स आएंगे और n का करना हो तो n टपल्स होंगे। ओके, नाउ जैसे मान लीजिए g बराबर हमें ग्रुप दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब अगर मैंने इसमें डिफाइन कर दिया a स्टार b, तो वो किसके इक्वल माना है मैंने, ये बाइनरी ऑपरेशन को मैंने माना है a माइनस बी, मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस। अब हमें चेक करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं। बाइनरी ऑपरेशन तब होगा अगर इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। जैसे मान लीजिए मैंने a को ले लिया 1, b को ले लिया 2। 1 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आता है -1, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, इससे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करती हूँ a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर उठाती हूँ उनका सम हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा, तो इसका मतलब प्लस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। तो नेचुरल नंबर प्लस पर तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, लेकिन माइनस पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑन बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी होगी तो ही वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। मतलब 2 एलिमेंट को उठाओ और उसमें ऑपरेशन लगाने के बाद वो एलिमेंट उसमें बिलोंग करना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ये ग्रुप और फील्ड वगैरह में आपने काफ़ी की है। नेक्स्ट है अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर a स्टार e a के बराबर आ जाए, e स्टार a वापस से आइडेंटिटी वो होती है जो अगेन वही एलिमेंट दे दे उसको लगाने पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जैसे प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, 0, और प्रोडक्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, 1। इसी तरीके से इन्वर्स क्या होता है, अगर a स्टार b और b स्टार a आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए तो b को हम क्या कहेंगे, a का इन्वर्स। नेक्स्ट हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर a स्टार b और b स्टार a दोनों इक्वल हो फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g, तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a डॉट b प्लस c किसके इक्वल होगा, a डॉट b प्लस a डॉट c। नेक्स्ट अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, एक नॉन एम्प्टी सेट है G इक्विप्ड विद, अगर उस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन होते हैं तो उसको हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। याद रखना, एक भी हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे n नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन होता है, r रियल नंबर पे प्लस पे बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसी तरीके से r प्लस और मल्टीप्लाई पर भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, लेकिन n माइनस पे कभी भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, ये माइनस है। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्रुप। देखिए, अगर पहली 4 प्रॉपर्टी, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर ये चारों सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं। और एबिलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और आ जाती है। नेक्स्ट हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन एबिलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में z माइनस 0 डॉट ये एक ग्रुप नहीं होता, इज नॉट ए ग्रुप। याद रखना, ये ग्रुप ही नहीं है तो एबिलियन भी नहीं होगा। लेकिन z प्लस एक कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। कैसा ग्रुप है भाई, एबिलियन ग्रुप। ओके, नाउ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या आता है, 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। ये हमेशा एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, प्लस में नहीं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट एडिशन मॉड्यूलो m। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं हम, a और b को सम करने पर m से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको एडिशन मॉड्यूलो से लिखेंगे। जैसे Z3 में क्या नंबर होंगे जो 3 से छोटे होंगे, तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3, सॉरी 3 को नहीं लेना, 0 1 2। अब इसको अगर मैं 3 से भाग करूँगी कोई भी 2 एलिमेंट को लेकर, और उसमें अगर रिमाइंडर जो आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे। जैसे Z5 में 5 एलिमेंट हो गए। अब जैसे मैंने Z5 में 2 एलिमेंट ले लिए, 3 और 4 कितने होते हैं, 7 को अगर मैं 5 से भाग करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 2। नेक्स्ट अपना मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, वो क्या होता है, a स्टार b बराबर a क्रॉस b, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें किससे डिवाइड करना होता है, m से। जैसे a डॉट b को मल्टीप्लाई करेंगे m से और रिमाइंडर जो आएगा वो उसमें बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हमारा रिंग, एक नॉन एम्प्टी सेट R इक्विप्ड विद 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए याद रखना, रिंग में हमेशा 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं,
कितने बाइनरी ऑपरेशन होते हैं? 2, तो उसको हम रिंग बोलते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए मैं आपको बताती हूँ, रिंग प्लस के रिस्पेक्ट में तो एबिलियन ग्रुप होनी चाहिए और डॉट के रिस्पेक्ट में हमारा सेमी ग्रुप होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा जो प्लस और डॉट के ऊपर क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वो रिंग लाती है। अब हम 1 बाय 1 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे एडिशन में देखो, एडिशन में एसोसिएटिव होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप बता रखा है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए, तो वो एबिलियन ग्रुप की हो गई यहाँ तक। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेमी ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है और साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, हो गई ये। फिर उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमने देखा जो रिंग है वो टोटल 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है और जो फील्ड होता है वो 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब देखिए फील्ड कब होगा? F एक नॉन एम्प्टी सेट है विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट एंड इक्विप्ड विद बाइनरी ऑपरेशन। देखिए इसमें भी 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को फील्ड कब बोला जाएगा? देखिए सबसे पहली बात, फील्ड में देखो प्लस के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप होना चाहिए और डॉट के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो एबिलियन में 5 प्रॉपर्टी होती है, 5 ऊपर 10, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो कितनी प्रॉपर्टी होगी? 11, जबकि रिंग के अंदर ओनली सेमी ग्रुप तक था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या था? ओनली सेमी ग्रुप तक। नेक्स्ट हमारा आगे हम पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। देखिए लेट वी और एफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और मैं क्या कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया वी के 2 एलिमेंट पे, यू और वी को लेकर। बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद वो एलिमेंट अगर वी में बिलोंग कर जाता है और सबसे पहली बात वो एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक, तो वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। देखिए इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को याद रखने का क्या तरीका है कि इंटरनल का मतलब अंदर, तो दोनों ही जो एलिमेंट्स होंगे वो वी के ही होंगे। किसके होंगे? वी के। फील्ड में से कोई एलिमेंट यहाँ से नहीं लिया मैंने, वी के लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। और एक्सटर्नल में क्या होगा? एक एलिमेंट वी का होगा और एक फील्ड एफ का होगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगी? और ये भी यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, ए स्टार यू यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, और वो क्या है? हमारा वो बाइनरी ऑपरेशन है, वो तो कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी है ना, तो इसको एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। देखिए इंटरनल में याद रखना है दोनों एलिमेंट हमें वी से लेने हैं और एक्सटर्नल के अंदर एक एलिमेंट वी से लेना है और एक फील्ड एफ से लेना है। नेक्स्ट हमारा वेक्टर स्पेस। देखो वेक्टर स्पेस वो होता है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बाइनरी ऑपरेशन लगते हो, उसको हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं। देखिए जैसे इसको डिफाइन कैसे कर रखा है, लेट एफ एक फील्ड है, एक वेक्टर स्पेस ओवर एफ एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, मतलब जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, जिसमें एडिशन और देखो वेक्टर फील्ड में एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला गया है। एडिशन मतलब u प्लस वी, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है ये, 2 एलिमेंट लिए v के और उसमें प्लस लगाया तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके v में हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन लिया तो a के साथ स्केलर के साथ जो कि f का एलिमेंट है और u किसका एलिमेंट है? v का, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो वो अगेन v में हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर स्पेस। तो हमें ये क्या याद रखना है? वेक्टर स्पेस के अंदर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन प्लस एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन दोनों होते हैं। अब आगे देखिए कुछ प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की। देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होती है इसके अंदर, इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी होता है। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि प्लस पे डिफाइन है तो एडिटिव इन्वर्स होगा, तो इसका मतलब वी प्लस एबिलियन ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? एबिलियन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये स्केलर बाहर है और स्केलर को बाहर क्या किया गया है? मल्टीप्लाई, तो हम क्या बोलेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर वेक्टर एडिशन। देखो वेक्टर को ऐड किया गया है तो स्केलर क्या है? मल्टीप्लिकेशन में, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर वेक्टर एडिशन किसके इक्वल होगा? ए यू प्लस ए वी के। इसी तरीके से अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है? स्केलर तो ऐड हो रहे हैं तो और वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ए बी यू बराबर होता है ए बी यू अंदर, और ए बी दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर? एफ में, और यू बिलोंग कर रहा है वी के अंदर। नाउ 1 गुना में यू बराबर यू, मतलब 1 क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वो किस में बिलोंग कर रही है? फील्ड में। याद रखना फील्ड में वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो प्लस डॉट इट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हमारी हो गई है। अगला सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, हमेशा याद रखना वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर फील्ड आर, रियल नंबर के ऊपर,
क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे फील्ड एफ रियल नंबर होगा, मतलब इसको लिख सकते हैं सी आर। सी का मतलब वेक्टर स्पेस, ये वी को रिप्रेजेंट करता है, आर का मतलब रियल नंबर। तो वो हमेशा इसी तरीके से डिफाइन होता है। जैसे हमें पता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिफाइन होगा। मान लीजिए 2 एलिमेंट ले लिया, अब देखो ऑर्डर पेयर में इसमें तो x1 x2 y1 y2 दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा, सेकंड में सेकंड। इसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो a बाहर x1 प्लस x2 तो a ऑफ x1 और a ऑफ x2। नेक्स्ट हमारा अब हम पढ़ेंगे, देखिए एवरी फील्ड मे बी व्यू एज वेक्टर स्पेस ओवर इस सब फील्ड। याद रखना, हर फील्ड अपने सब फील्ड के ऊपर हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। जैसे हमें पता है जो R है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब फील्ड होता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर R के ओवर क्या फॉर्म करेगा, वेक्टर स्पेस। इसी तरीके से R खुद का ही सब फील्ड होगा, रियल नंबर खुद का ही सबसेट होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि R ओवर R भी क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ टाइप m क्रॉस n वेयर m और n क्या है, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू। देखो इसमें सिंपल जैसे मैट्रिक्स में एडिशन होता है वैसे ही है, और मल्टीप्लिकेशन जो कि होता है बाय ए स्केलर। स्केलर यहाँ पे कौन है, रियल नंबर, क्योंकि r यहाँ पे फील्ड रियल नंबर है, तो वो भी क्या फॉर्म करता है, एक वेक्टर फील्ड। और वो नेक्स्ट देखिए लेट वी बी ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स डिफाइन ऑन इंटरवल 0-1। देखो 0-1 इंटरवल पे सभी कंटिन्यूस फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए, वो भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड रियल नंबर पे। ठीक है, इसमें देखो वेक्टर फंक्शन है ना, यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन है। मान लो फंक्शन f है तो 2 को ऐड किया, f1 प्लस f2x क्या होगा, f1x प्लस f2x, जिसमें f1 f2 दोनों फंक्शन वेक्टर स्पेस से आएंगे, और जो स्केलर है वो फील्ड से आएगा, और यहाँ पे फील्ड कौन है, रियल नंबर। तो a ऑफ f1x बराबर क्या होगा, a f1x, जिसमें a रियल नंबर है और f1 बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस के अंदर। अगला है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लेट ए वेक्टर v बिलोंग्स टू vf इज सेट टू बी लीनियर कम्बिनेशन कब कहलाएगा। देखो अगर मैं v को लीनियर कम्बिनेशन के ऊपर लिख दूँ, जैसे a1 v1 प्लस a2 v2 से लेकर an vn, देखिए जितने भी स्केलर्स है वो तो आते हैं फील्ड में से, और जितने भी वेक्टर्स है वो आते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर। नेक्स्ट देखिए हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें क्या रखा है, लेट वेक्टर्स दे रखे हैं v1 - 2 5, उसको हमें लीनियर कम्बिनेशन में दिखाना है v1 v2 और v3। तो हम कैसे दिखाएंगे, देखिए 1 - 2 और 5 को इधर लिख देंगे, तो a गुना में v1 प्लस b गुना में v2 प्लस में c गुना में v3, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। a बाहर है, v1 की वैल्यू क्या है 1 - 2 and 5, b बाहर, v2 की वैल्यू क्या है 1 2 3, सॉरी v1 की वैल्यू 1 1 थी, ठीक है, ये v की वैल्यू थी 1 - 2 and 5, c बाहर, v3 की वैल्यू क्या है 2 - 1 and 1। मल्टीप्लाई करो, a को a b से मल्टीप्लाई किया तो b 2b and 3b, c से मल्टीप्लाई किया तो 2c - c and c। अब इनको ऐड कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को a प्लस b प्लस 2c, अगले में ऐड किया a प्लस 2b माइनस का c, नेक्स्ट में ऐड किया a प्लस 3b प्लस c, ऐड कर दिया। अब हम फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे। देखिए जैसे a प्लस b प्लस में 2c बराबर क्या है 1, इधर से a प्लस 2b माइनस c बराबर क्या है -2, इधर से a प्लस 3b प्लस c बराबर क्या है 5। मैं क्या करूँगी, किन्हीं दो को इक्वल रख लूँगी। जैसे इन दोनों को मान लो हम सोल्व करते हैं, दोनों को ऐड कर दो, ये c से c कैंसिल, ऐड करने पर ये बनेगा 2a प्लस में 5b इक्वल टू 5 में से 2 गया 3, इतना बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से भी a और b में इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको मैं 2 से गुना कर दूँ, सॉरी इसमें c को इक्वल नहीं करा जा सकता। अब हम क्या करेंगे, जैसे 2a प्लस में 5b बराबर क्या है 3। देखिए पेपर में आपके पास ऑप्शन हो तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो कि वो इसके इक्वल आ रहा है या नहीं, वरना आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब जैसे हम क्या कर सकते हैं, अब हमने इसमें c को कैंसिल किया है, इसमें भी c को कैंसिल कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। ओके, आगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इफ़ एनी द वेक्टर v कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के रूप में। देखिए v1 हमारा क्या दे रखा है 3 0 - 2, v2 हमारा दे रखा है 2 - 1 and -5 इन R3 R। ठीक है, तो इसमें 3 टपल्स होंगे, R3 है ना, तो देखो v को हम लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू a ऑफ v1 प्लस में b ऑफ v2 लिख दिया। v की वैल्यू पुट करी, क्या है 1 - 2 and k, तो v की वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ 1 - 2 and k बराबर क्या है a गुना में v1 कितना है हमारा 3 0 माइनस के 2 प्लस में b ऑफ v2 कितना है हमारे पास 2 - 1 - -5। अब इक्वेशन बनाएंगे,
तो 3a प्लस में 2b, देखिए 3a प्लस में 2b, इसने यहाँ पे गलत फॉर्म क्यों लिया क्या? ओहो, 3 0 माइनस 2 एंड v2 2 माइनस 1 माइनस 5, ये बराबर है 1 माइनस 2 और माइनस के। हाँ, तो ये आएगी 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, यस, इसमें गड़बड़ है। 3a प्लस 2b इक्वल टू क्या आएगी? 1। अगला है माइनस, देखिए अगली आएगी 0 माइनस का b इक्वल टू माइनस के 2। हाँ 0, हाँ माइनस का b इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, आंखें से v की वैल्यू 2 आ गई, वो इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। उससे पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगला है k इक्वल टू माइनस का 2a और माइनस का 5b, तो a और b की वैल्यू पुट करने पर यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा v1 है 1 1 1, v2 है 1 0 1 एंड v3 है 1 0 0। देन द वेक्टर v 9 2 6 इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 v2 v3 एज v कैन बी एक्सप्रेस एज दिस वन। अब देखिए, अब हमें इसको क्या रखा है कि वो इस कम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया गया है। तो देखिए v इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2 प्लस 3v3 हमें दे रखा है, तो हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए v की वैल्यू क्या है? 9 2 6, 2 बाहर, v1 की वैल्यू क्या है? 1 1 1, 4 बाहर, v2 की वैल्यू क्या है? 1 0 1 प्लस 3 बाहर, v3 की वैल्यू क्या है? 1 0 0। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। तो ये कितने बनेंगे भाई? यहाँ पे जैसे इसने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को लिख रखा है, जैसे 2 यहाँ से 4 और यहाँ से 3, तो 4 और 2 6 और 3 9 बन गए। अगला 2 प्लस 0 प्लस में 0, ठीक है, तो ये 2 के इक्वल हो गया। उससे अगला 2 प्लस 4 प्लस 0 6 हो गया ना ये, तो यस ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीरो वेक्टर इज ऑलवेज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। याद रखना, जीरो वेक्टर को हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के। तो जीरो को लिख सकते हैं 0 ऑफ v1, 0 ऑफ v2, 0 ऑफ v1, vn। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है? देखिए लीनियर डिपेंडेंट मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, लीनियर डिपेंडेंट वो होते हैं जिसको डिपेंड करना हो, इसमें कोई ना कोई ai क्या होता है? नॉन जीरो। तो देखिए मान लीजिए VF एक वेक्टर स्पेस है, ए सेट ऑफ वेक्टर V1 से लेकर Vn, हमें पता है वेक्टर्स हमें V फील्ड में V में से लेने वेक्टर स्पेस में से, उसको लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे? अगर वहाँ पे स्केलर्स फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं A1 से लेकर An, इन सब के लिए सारे के सारे जीरो नहीं होते, कोई ना कोई क्या होता है? नॉन जीरो, ठीक है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए देखो, उसको डिपेंड ही नहीं करना किसी पे डिपेंड नहीं करना, आज़ाद होना है, इसलिए सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जीरो के इक्वल। तो ये मेरी याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट, सम रिजल्ट्स ऑन लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली सेट ऑफ वेक्टर्स पे कुछ रिजल्ट हमें याद रखने हैं। देखिए, जो हर सबसेट होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट का, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। वाई? देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट में सभी के सभी क्या होते हैं? जीरो। अगर मैं इसका सबसेट ले लूँगी, मतलब कुछ स्केलर्स लूँगी, तो वो भी कैसे होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे। नेक्स्ट, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसा क्यों? मान लीजिए लीनियरली इंडिपेंडेंट में A1 से लेकर मैंने A5 तक एलिमेंट क्या है? जीरो। अब मैंने इसका सुपर सेट ले लिया A1 से लेकर A7, तो हो सकता है कि A6 और A7 वाला कोई भी नॉन जीरो ना हो, ना जीरो के इक्वल ना हो, इसलिए हम कह सकते हैं सुपर सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट हमारा, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसा क्यों? देखिए लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई ना कोई ai क्या है? नॉन जीरो। अगर हम ऊपर वाले सारे जीरो भी हो जाएं तो एक तो ऐसा एलिमेंट हो ही गया कि ये जो कि नॉन जीरो है, इसलिए इसका सुपर सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा, एवरी सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर मे और मे बी लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए अब मान लीजिए सबसेट क्या रखा है, देखिए मान लीजिए A1 से लेकर A7 वाले सारे लीनियरली डिपेंडेंट है, जिसमें से A5 वाला क्या है? जीरो के इक्वल नहीं है। अगर मैंने उसका सबसेट ले लिया A1 से लेकर A4 तक का, तो वो तो सारे जीरो है, तो अब वो वाला तो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि A1 से लेकर A4 सारे जीरो आ गए। लेकिन A1 से लेकर A7 में से A7 वाला क्या है? नॉन जीरो है, इसलिए हम इसको नहीं कह सकते। नेक्स्ट, अ सेट विच कंटेन नल वेक्टर या जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। याद रखना, वो सेट जिसके अंदर जीरो वेक्टर होता है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। याद रखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मान लीजिए देखो इसको ऐसा क्यों किया गया है, मान लो जो a गुना में जीरो वेक्टर बराबर जीरो, तो इसमें एक A1 क्या हो गया? नॉन जीरो हो गया। तो जिसमें भी जीरो वेक्टर होता है वो क्या होता है? लीनियरली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें स्केलर क्या हो गया? नॉन जीरो। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ वेक्टर v इज ए लीनियर कम्बिनेशन है सेट ऑफ n वेक्टर्स का, देन सेट ऑफ वेक्टर्स एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट फॉर्म करते हैं। देखिए
क्या कह रखा है, वी एक लीनियर कम्बिनेशन है सेट ऑफ एन वेक्टर्स का, मतलब वी को मैंने लीनियर कम्बिनेशन में लिख रखा है, देखिए ये लिख रखा A1 V1 A2 V2 एंड दिस वन। अगर मैं इस वी को इसके साथ ले लेती हूँ तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाता है। कैसे बनाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वैक्टर्स V1 से लेकर V1 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देखिए नॉन जीरो वैक्टर्स है ये खुद, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, इफ़ एंड ओनली वन ऑफ वैक्टर आर 2 से लेकर n इज लीनियरली कम्बिनेशन हो पीछे वाले के वेक्टर का। याद रखना ये, जब लीनियरली कम्बिनेशन हो एक वेक्टर दूसरे का तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, इफ़ टू वैक्टर्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF आर लीनियरली डिपेंडेंट है देन वन ऑफ एन इज स्केलर मल्टीपल होगा अदर का। देखो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, तो ऐसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में होगा, जैसे V1 बराबर K V2 V2 बराबर K2 V2 V1, मतलब उसमें कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस होगी। क्या होगी, रेस्ट्रिक्शंस। आगे मेथड टू डिटरमाइन, देखिए मान लीजिए S बराबर हमें दे रखा है V1 से लेकर Vn लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है। अब हमें मैट्रिक्स मेथड से देखना है कि कैसे हम निकालेंगे। देखिए मान लीजिए V1 है V2 है V3, सबसे पहली बात इन वेक्टर्स को हम कॉलम के रूप में लिखते हैं, जैसे 1 0 0 है तो पहला कॉलम, 0 1 2 है 0 1 0 है तो दूसरा कॉलम, 0 0 1 है तो तीसरा कॉलम। इस तरीके से हमने इसको राइट डाउन कर दिया। आगे फिर हम इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे, उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम उसमें चेक करेंगे कि रैंक कितना है। ठीक है, फिर हम रैंक निकालेंगे। तो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी होती है उसको हम रैंक बोलते हैं। फिर हम उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, देन वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, तो वो बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर। और अगर रैंक लेस देन है तो वो लीनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट। याद रखना इंडिपेंडेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना तो वो बराबर आएगा। ठीक है, जैसे K बराबर M मतलब नंबर ऑफ कॉलम रैंक के बराबर आ जाए तो लीनियरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अगर K M से क्या आ जाए छोटा तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, M यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, और K यहाँ पे क्या है, रैंक। नेक्स्ट द वेक्टर्स 1 1 2 4, देखो इसको हमें चेक करना है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। सबसे पहली बात इनको कॉलम में लिखिए, 1 1 2 4, फिर 2 -1 -5 एंड 2, फिर अगला 1 -1 -4 एंड 0, 2 1 1 6 मैंने कॉलम में लिख दिया। अब मैं इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखिए हमारी इस तरह की कुछ मैट्रिक्स आ जाएगी, इसको आप कंप्लीट करना। फिर हमारा रैंक ऑफ ए क्या आएगा, 2। हमने देखा रैंक नंबर ऑफ इससे क्या है, कम, तो ये क्या होगी, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, दूसरा क्या मेथड है, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट या इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द सेट x³ - x + 1 x³ + 2x + 1 x + 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। देखिए इसको हम मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, वरना हम लिख सकते हैं इसको लीनियर कम्बिनेशन में, जैसे a गुना में पहला वेक्टर प्लस में b गुना में दूसरा वेक्टर प्लस में c गुना में तीसरा वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, 0 लिखा हमने। अब देखो हम सिर्फ x³ के कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ से x³ का कोफिशिएंट क्या है, a, यहाँ से क्या है, b, a + b। अब मैं x का कोफिशिएंट देखूँगी क्योंकि स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो माइनस का a प्लस का 2b n प्लस का c प्लस अब कांस्टेंट वाली टर्म a + b + c इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि बराबर 0 है तो सबको 0 के इक्वल रख देंगे, तो a + b भी 0 के बराबर, -a + 2b + c भी 0 के बराबर, इसी तरीके से a + b + c भी 0 के बराबर। जब मैं इन दोनों को सोल्व करती हूँ, घटाती हूँ, तो c में से c गया 0, माइनस का 2a और प्लस का b बराबर 0, और इसको मैं इसके साथ इक्वेट कर दूँगी, a + b बराबर 0, तो a की वैल्यू -b, तो यहाँ से a की वैल्यू 0 आ गई। a अगर 0 आता है तो b भी 0, फिर c भी 0 हो जाएगा। तो हमने देखा तीनों के तीनों 0 हो गए, तीनों 0 होते हैं तो हमें पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा लीनियर स्पैन क्या होता है। मान लीजिए VF एक वेक्टर स्पेस है, S क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, देन लीनियर स्पैन ऑफ S इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन। देखो लीनियर स्पैन का मतलब कम्बिनेशन, हमें ऐसे याद करना है, जितनी भी लीनियर कम्बिनेशन है उसके सेट को, और वो किस पे लगेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट पे। कब लगेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट पे, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर स्पैन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम LS या कर्ली ब्रैकेट S से। देखिए जैसे मान लो देखा S = U1 U2 U3 U4, तो LS में क्या होगा, लीनियर कम्बिनेशन का लीनियर कम्बिनेशन आएगा, इसमें A1 U1 + A2 U2
A3 U3 इसका सेट बन जाएगा A4 U4 सच डैट यहाँ पे A1 A2 A3 A4 ये सारे किस में बिलोंग करेंगे, फील्ड के अंदर। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है S इक्वल टू S1 S2 F दे रखा है Z3 में पता है एलिमेंट क्या होते हैं 0 1 और 2। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहेंगे हम, मान लो तो A1 हम क्या लिखेंगे, A1 गुना में X1 प्लस में A2 गुना में X2, इस तरीके से लिखते हैं हम। अब 0 की गुना करी X1 के साथ, 1 की गुना करी X2 के साथ, ठीक है। इसी तरीके से 1 की गुना करी X1 के 0 की, देखो पहले मैंने इन दोनों को चूज़ कर लिया, अब इन दोनों को चूज़ कर लेती हूँ। 1 की गुना X1 के साथ, 2 की गुना X2 के साथ, फिर एक बार इन दोनों को। ऐसे करते करते मैंने यहाँ पर देखा कि AI यहाँ पे कितने हैं 3, और तो इसलिए इसके लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा 3 गुना में 3, क्योंकि देखिए एक X1 को चूज करने के 3 तरीके हैं, ऐसे X2 को चूज करने के भी 3 तरीके हैं। तो 3 गुना 3 9 आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, 9। नेक्स्ट हमारा मान लीजिए V इक्वल टू RX, RX का मतलब सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट किस फॉर्म के हैं, R में से आ रहे हैं, मतलब जिसके कोफिशिएंट सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। तो ये पोलिनोमियल का सेट होता है। अब देखो इसमें डिग्री तो दे नहीं रखी, तो इसकी डिग्री क्या होती है, इन्फिनिटी। क्या होती है डिग्री, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है RNX, ये सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, n, और कोफिशिएंट सारे क्या होते हैं, रियल। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है S इक्वल टू 1x x2 x3, हमें याद रखना है ये सब इसके क्या होते हैं, बेसिस को हम वैसे आगे पढ़ेंगे। इज साइन x बिलोंग करता है LS में या नहीं, हमें बताना है। वैसे भी साइन x में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, मैं वैसे बता देती हूँ आपको शॉर्टकट। साइन x में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जबकि इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो लीनियर स्पैन होगा या नहीं हमें चेक करना है। अब देखिए, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट है, मान लो 10 तक दे रखे हैं, मान लो X1 1x x2 से लेकर x10 तक दे रखे हैं। तो x10 तक तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया, लेकिन साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस ओड टर्म्स के अकॉर्डिंग x की क्यू माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस के साइन के साथ x की 5 डिवाइड में 5 फैक्टोरियल माइनस x की 7 डिवाइड में 7 फैक्टोरियल। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है और इसमें हो गई फाइनाइट। तो हमने देखा कि वो उसको स्पैन पूरा का पूरा जनरेट नहीं कर पा रहा, इसलिए वो नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब x10 दे रखा होगा, ठीक है। इनफाइनाइट होता तो हो ही जाता ही है, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा, इज ऑल कंटिन्यूस फंक्शन बिलोंग टू LS, क्या सभी कंटिन्यूस फंक्शन लीनियर स्पैन में बिलोंग करते हैं। देखिए मुझे एक बार बताइए, साइन एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो सभी के सभी कंटिन्यूस फंक्शन कभी भी लीनियर स्पैन में बिलोंग नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, सभी लीनियर कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस फंक्शन बिलोंग नहीं करते किसमें, लीनियर स्पैन में। आगे जितने भी पोलिनोमियल हैं वो सभी लीनियर स्पैन में बिलोंग करते हैं, और अप टू n डिग्री तक पोलिनोमियल स्पैन में बिलोंग करते हैं, लेकिन n डिग्री के लिए। आगे मान लीजिए e की पावर x साइन x और कोस x, हमें चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियर डिपेंडेंट है ओवर R। देखिए a e की, हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे a e की पावर x प्लस में b साइन x प्लस में c कोस x बराबर 0। एक e की पावर x को 0 के इक्वल रखा, e की पावर x तो हमें पता है 0 के इक्वल नहीं है, तो a 0 हो गया। ऐसे b साइन x बराबर 0, साइन x 0 कब होता है, n पाई पे, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे c कोस x बराबर 0, कोस 0 कब होता है पाई बाई 2 पे, और c या तो c 0 हो जाएगा। तो अब हमें n पाई और पाई बाई 2 पे भी चेक करना है। तो हमने देखा ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे 0, ओके। आप इस पर भी चेक कर सकते हो, फिलहाल मैंने इस पर बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही x इक्वल टू 10x साइन x और कोस x, हमें चेक करना है कि ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। यस, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही आएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा x y z आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, देन चेक x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस 2z लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। देखिए इसको हम मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, वरना a इंटू करके हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लिख दिया a इंटू एक्स b इंटू वाई प्लस c इंटू जेड बराबर क्या है 0, 3 है। तो अब a b c अगर 0 आ जाते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो a इंटू एक्स माइनस वाई, b इंटू एक्स प्लस वाई, c इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2z बराबर 0। तो अब हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट को कॉमन लिया, a यहाँ से b और यहाँ से c। ऐसे ही मैंने x से किया, तो अब y के कोफिशिएंट को कॉमन ले लेती हूँ, माइनस का a यहाँ से b बनेगा और यहाँ से माइनस का c बनेगा। ऐसे ही z का कोफिशिएंट ले लेती हूँ, z में इधर तो 0 है, इधर भी z पे 0 है, इधर ओनली c बनेगा, तो c बराबर 0, c 0 है तो माइनस a प्लस b माइनस c बराबर 0, और एक a प्लस b प्लस c बराबर 0। c की वैल्यू 0 पुट करी, यहाँ पे भी c की वैल्यू 0 पुट करी, इन दोनों को ऐड करूँगी तो a से a कैंसिल, 2b बराबर 0, तो b भी 0 तो a भी 0 आ जाएगा। तो सारे 0 हो गए तो क्या आ जाएंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा
इफ़ x1 x2 से लेकर xn लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सेट ऑफ वेक्टर है, देन चेक विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए भाई, हमें दे रखा है S1 दे रखा है हमें x1 प्लस x2, x1 प्लस x3, x1 प्लस xn, और इस तरीके से S2 दे रखा है। देखिए हमें इसको चेक कैसे करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो या मैट्रिक्स मेथड से कर दीजिए। तो A1 बाहर x1 प्लस x2, A2 बाहर x1 प्लस x3, AN बाहर x1 प्लस xn बराबर क्या है 0। तो x1 के कोफिशिएंट देखूंगी तो A1 प्लस A2 से लेकर AN, ऐसे ही x2 के कोफिशिएंट देखूंगी तो यहाँ पे A1 है, यहाँ पे x2 का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, ऐसे A3 का कर दूंगी मैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा ये सारे तो 0 के बराबर है, और A1 प्लस A2 तो A1 भी इधर से 0 आ जाएगा, तो क्या होगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे ही मैं बाकी को भी चेक कर सकती हूँ। ओके, तो बाकी हमें खुद ही चेक करना है। ये नेक्स्ट हमारा देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट है, वाइल चेकिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ वेक्टर्स को देखना है। देखिए अगर नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ वेक्टर्स दोनों इक्वल है तो लीनियरली क्या होगा इंडिपेंडेंट। नंबर ऑफ वेक्टर और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है इक्वल, या नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल है तो क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर नंबर ऑफ वेक्टर बड़ा है इक्वेशंस मतलब टपल से, सेट ऑफ वेक्टर से बड़ा है तो क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट। इन वेक्टर स्पेस R ओवर R द सेट ऑफ n+1 वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। याद रखना n+1 वेक्टर हमेशा क्या होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। आगे अब एग्जांपल है हमारे पास 1 1 1 1 2 3 एंड दिस वन, ये हमें दे रखा है। अब हमें इसको चेक करना है कि ये लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं। अब देखिए इसमें कितनी है 1 2, अब हम इसमें इक्वेशन फॉर्म करते हैं जैसे a प्लस b ऑफ c ऑफ एंड dn। हमने देखा इक्वेशन कितनी बनेगी 1 2 3, इक्वेशन कितनी बनी है 3, और हमें निकालने कितनी है 1 2 3 4, हमें 4 वेरिएबल निकालने हैं और इक्वेशन कितनी है 3, तो 4 3 से बड़ा है इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, तो हो जाएगी लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं बिना सोल्व किए। देखिए मान लीजिए S दे रखा है U1 से लेकर UN लीनियरली इंडिपेंडेंट है सेट ऑफ वेक्टर, देन विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए अब हमारे पास A इंटू U1 प्लस U2, B इंटू U2 प्लस U3 एंड C इंटू UN प्लस U। एक मिनट यहाँ पे कॉमन लगा हुआ है ना, तो ये 1 है और ये पूरा 1 है, तो हमारे पास कॉलम कितने आएंगे 2, और वेरिएबल कितने हैं n, तो कम है ना बराबर नहीं है, तो ये लीनियरली कैसा हो जाएगा डिपेंडेंट। देखिए 4 पहले इसने S1 को बाद में सोल्व कर रखा है, पहले S2 को कर रखा है। देखिए S2 वाला देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिख दीजिए U1 U2 से लेकर UN, ठीक है। U1 की वैल्यू क्या है 1, बाकी सारे क्या है 0, तो यहाँ पे लिखते हैं हम U1 U2 से लेकर अप टू UN, ऐसे लिखते हैं। U1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए इधर से U1 की वैल्यू क्या है 1, बाकी सारे 0 हैं, और यहाँ से U2 की वैल्यू क्या है 2, U3 की वैल्यू कितना है 3, ठीक है। इस तरीके से ये डायगोनल पे आ गया हमारे पास आ गया। तो हमने देखा यहाँ पे ये इट इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यस। तो इसमें रैंक देख लो या हम इक्वेशन देख सकते हैं। तो इसमें कितने कॉलम है, यहाँ पे n कॉलम है, कितने कॉलम है n, और रैंक भी कितना आ रहा है n, या नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं n है, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट फिर। तो हमें इसको ऐसे चेक करना है। दूसरे पहले वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था, नंबर ऑफ कॉलम कितने आए थे इसमें 2, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 और 1 2 है ना, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है, तो हम देखेंगे कि दोनों के दोनों बराबर नहीं है, तो इससे क्या आ जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से हमें S3 के लिए चेक करना है। देखिए ये रहा S3, इसमें n कॉलम बनेंगे और वेरिएबल भी n है, इससे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, ये देखिए है ना हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए एन इनफाइनाइट सेट S इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोला जाता है, इफ़ ईच ऑफ इज फाइनाइट सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। देखो मैंने बताया था अगर उसका फाइनाइट सेट सबसेट इंडिपेंडेंट है, मतलब सारे के सारे AI 0 हैं, तो इसका इनफाइनाइट सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इनफाइनाइट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे अगर उसका फाइनाइट सबसेट क्या हो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा अब आगे हमें बात करना है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। देखिए मान लीजिए VF एक वेक्टर स्पेस है, S एक सबसेट है VF का, तो S को हम बेसिस कब बोलेंगे। देखिए सबसे पहली बात वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के बाद वो जनरेट होना चाहिए, मतलब LS पूरे V को जनरेट कर दें, मतलब लीनियर स्पैन होनी चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे
एस बराबर U1 से लेकर U4 बेसिस है वी एफ का, देन A1 A2 से लेकर A3 A4 फील्ड में बिलोंग करते हैं। तो एक तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, दूसरा सारे के सारे AI क्या होने चाहिए 0, तब हम उसको क्या बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ ए वेक्टर। देखिए किसी भी मतलब डायमेंशन क्या होता है, कितने बेसिस है उसमें, जितने बेसिस होती हैं वही उसकी क्या होती है डायमेंशन। तो वी एफ बराबर आर स्क्वायर आर, तो इसमें कितनी बेसिस होंगी 2, ठीक है। इसमें 2 बेसिस क्या होंगी 1 0, ये स्टैंडर्ड बेसिस होती है, और 0 1, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी 2, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं कॉलम में 1 0 0 1, तो डायमेंशन क्या होती है जितनी बेसिस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं डायमेंशन। तो रैंक ऑफ ए बराबर है 2 और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है, वैसे भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है अगर मैं इसको चेक करूँ तो, ठीक है। और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वेक्टर स्पेस आर की क्यूब आर में डायमेंशन कितनी होगी उसकी 3, ओके। नेक्स्ट हमारा फाइनली जनरेटेड फाइनाइटली डायमेंशन वेक्टर स्पेस क्या होता है, वो वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन क्या हो फाइनाइट, उसको फाइनाइटली डायमेंशन वेक्टर स्पेस बोलते हैं। जैसे आर स्क्वायर आर, इसकी डायमेंशन क्या है 2 और आर की क्यूब आर की डायमेंशन क्या है 3। नेक्स्ट हमारा टॉपिक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है, द वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस इफ़ इट जनरेटेड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के द्वारा जनरेट है तो उसको हम क्या बोलेंगे फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। जैसे मान लो वी एफ बराबर आर की क्यूब आर है, तो इसमें कितने एलिमेंट है भाई 3 टपल्स होंगे इसमें। अब S1 में मैंने ले लिया 1 0 0 ले लिया। अब हम इसको ये देखो, अब हम कैसे करेंगे A ऑफ U1 बराबर क्या आएगा 0, एक ही है तो A1, U1 की वैल्यू क्या है 1 0 0 बराबर है 0। अब हम जानते हैं आइदर या तो A1 0 है, लेकिन U1 तो 0 के इक्वल है ही नहीं, तो A1 0 तो क्या हो गया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो LS1 से पूरा V हमारा नहीं आया, तो S1 कभी भी हमारा क्या नहीं होता भाई बेसिस नहीं है, याद रखना S1 इज नॉट बेसिस, S1 कभी भी बेसिस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो पूरा उसके द्वारा जनरेट होना चाहिए, तो पूरा उससे जनरेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा S2 है 1 0 0 0 1 0, तो LS2 भी कभी भी V के इक्वल नहीं होता। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है लेकिन वो LS2 V के इक्वल नहीं है, मतलब इसमें देखो टपल्स 2 है और वेरिएबल 3 है ना। वैसे भी कॉलम इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और रैंक भी इसका कितना है 2, हाँ वेरिएबल्स भी इसमें 2 ही आएंगे, यस। तो ये बेसिस फॉर्म नहीं करेगा, इस ट्रिक को हमें याद रखना है, LS1 और LS2 कभी भी बेसिस फॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट जैसे हमें S3 की बात करें, S3 में 3 स्टैंडर्ड बेसिस होंगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो अब इसका रैंक कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही है। अब अगला S3 यहाँ पे बेसिस फॉर्म करेगी क्योंकि पूरा का पूरा ये इससे जनरेट हो जाएगा, ओके। ऐसे ही S4 S5 सभी करेंगे, तो याद रखना S4 में जैसे S4 में मैंने दिखा कर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो S4 स्पेन कर रहा है 100 बेसिस है, ओके। तो लेकिन हमारे पास ये S5 एक दे रखा है हमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3। अब हमने चेक किया इसको, नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें 4 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 4 है, लेकिन जो इसका रैंक है वो कितना है 3, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए बेसिस फॉर्म नहीं करेगा, ओके। तो इस तरीके से हमें इनको चेक करना है। देखिए नेक्स्ट हमारा, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिस होती हैं वो हमेशा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होती है। बेसिस क्या फॉर्म करता है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। वो बेसिस जो होती है वो सबसे छोटा लीनियर स्पैन फॉर्म करती है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट का सबसे बड़ा सेट और स्पैनिंग सेट सबसे छोटा फॉर्म करती है। अगला, अ सेट कंटेनिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इफ़ इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस। किसी भी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर कब बोल सकते हैं, अगर मैं उस सेट को एक्सटेंड करूं और वो एक बेसिस फॉर्म कर दे। जैसे वी एफ बराबर आर की क्यूब आर है, S2 में कितने एलिमेंट है 1 0 0, 2 स्टैंडर्ड बेसिस हो गई 0 1 0, तो हमें चेक करना है ये दोनों स्टैंडर्ड बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो देयर एग्जिस्ट 3 टपल, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड। तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, S2 से क्या एक्सटेंड कर दिया S3, और ऐसे ही S4 में भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो एवरी स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर स्पेस हमेशा क्या फॉर्म करेगा, एक बेसिस, ओके।
नेक्स्ट हमारा कुछ हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट से आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, मान लीजिए वेक्टर स्पेस आर ओवर मतलब रियल ओवर रियल है, तो उसकी बेसिस कितनी होती है? ओनली 1। उसमें कितनी बेसिस होती है? ओनली 1। और सी ओवर सी में भी बेसिस कितनी होती है? 1। एफ ओवर एफ में भी 1 ही बेसिस होती हैं। आर स्क्वायर में 2 बेसिस होती हैं। स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? 1 0 0 1। और सी आर में भी 2 बेसिस, सी आर में भी केवल एक ही बेसिस है, 1 और आयोटा। क्या बेसिस है? 1 और आयोटा। सी स्क्वायर आर के अंदर हमारे पास कितनी बेसिस होती है? 4। कितनी बेसिस होती है? 4। सॉरी, इसमें बेसिस 2 हैं, 1 और 1 2, ठीक है। हाँ, तो इससे इसकी डायमेंशन भी कितनी होगी? 2। इसमें कितनी बेसिस है? 4, लेकिन इसकी डायमेंशन कितनी है? 2। और किसकी डायमेंशन 2 है? सी आर की, ठीक है। सी स्क्वायर आर की तो डायमेंशन कितनी होएगी? यहाँ पर 4 होनी चाहिए, क्योंकि जितने उसमें एलिमेंट होते हैं उतने होते हैं। लेकिन इसकी डायमेंशन कितनी दिखा रखी है? सी आर की डायमेंशन 2 दिखा रखी है। कितनी दिखा रखी है? 2। आगे देखिए, सी स्क्वायर सी में बेसिस क्या होती है? 1 0 0 1। और रियल में क्या होती है? 1 0 0 1 0 आयोटा और आयोटा 0, ठीक है। क्योंकि सी स्क्वायर आर में एलिमेंट होते हैं ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी टाइप के, और ए बी सी डी सारे किस में बिलोंग करते हैं? रियल नंबर में। और सी स्क्वायर सी में 1 0 और 0 1, इसकी डायमेंशन ओनली 2 होती है। आगे देखिए, वेक्टर स्पेस। देखिए, वेक्टर स्पेस क्या दिखा रखा है? लेट एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है ओवर आर, वो आइसोमॉर्फिक किसके है? आर एम एन ओवर आर, ये याद रखना हमें। इसकी बेसिस क्या होती है? सारे के सारे आइडेंटिटी वाले एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन, ऐसे ही 0 1 0 0, ये सारी इसकी बेसिस होती है। आगे, डायमेंशन ऑफ एम क्रॉस एन की डायमेंशन निकालनी हो ओवर आर, तो इसका फॉर्मूला होता है एम गुना में एन, मतलब जो उसका ऑर्डर होता है वो इसकी डायमेंशन होती है, ओके। क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होता है? एम एन। और इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर भी क्या होती है? एम एन, ओके। नेक्स्ट हमारा वेक्टर स्पेस। एम मैट्रिक्स एम क्रॉस एन सी ओवर सी इज आइसोमॉर्फिक किसके होता है? सी एम एन के। देन इसकी जो डायमेंशन होती है, अगर सी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, देखिए याद रखना, अगर एम मैट्रिक्स हो रियल नंबर के ऊपर, तो इसकी डायमेंशन का फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ओवर होता है तो इसकी डायमेंशन दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दुगनी। तो 2mn हो जाती है। ऑर्डर्स की क्या होती है? दुगनी, क्योंकि इसमें आयोटा वाले नंबर भी आते हैं ना, इसलिए इसमें क्या हो जाती है? दुगनी, ओके। नेक्स्ट, चेक वेदर गिवन सेट ऑफ मैट्रिक्स। देखो, इसमें आयोटा वाले नंबर भी आ गए ना, और एक सिंपल भी है, देखिए, इसलिए ये दुगनी हो गई, 2mn हो गई। नेक्स्ट, चेक वेदर गिवन सेट ऑफ वेक्टर फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर की 3R और नोट। हमें देखना है कि देखो, बेसिस के लिए एक तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक स्पैनिंग होनी चाहिए, है ना। जैसे S बराबर हमें ये दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इसको चेक करना है कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब देखो, इसका एक और तरीका है, अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट क्या है? नॉन जीरो, तो वो क्या होगा? लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। याद रखना, लिनियरली इंडिपेंडेंट के अंदर सारे स्केलर्स क्या होते हैं? जीरो के इक्वल। लेकिन जब हम मैट्रिक्स निकालते हैं वो क्या होती है? नॉन सिंगुलर। तो लिनियर इंडिपेंडेंट के अंदर मैट्रिक्स कैसी होती है? नॉन सिंगुलर। कैसी होती है भाई? नॉन सिंगुलर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच, अब देखिए, जैसे हमें ये दे रखा है गिवन सेट ऑफ वेक्टर फॉर्म ए बेसिस और नोट, हमें चेक करना है या नहीं। अब हमने देखा डिटरमिनेंट ऑफ एस इसका नॉन जीरो आएगा, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये बेसिस फॉर्म करेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर फ्रॉम वेक्टर स्पेस P3R फॉर्म में बेसिस हमें बताना है। अब देखिए, सेट ऑफ P3R का मतलब, P का मतलब पोलिनोमियल, तो 3 है, इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। इसका मतलब सेट ऑफ पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? लेस देन इक्वल टू क्या है? 3। तो कोफिशिएंट ऑफ Px सारे कितने हैं? R का मतलब रियल नंबर के कोफिशिएंट है। अब देखो, S1 देर का में 1x x स्क्वायर x की क्यूब, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 डिग्री का पोलिनोमियल फॉर्म करूँगी। देखिए, तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल हमने लिखा A0 A1x A2x स्क्वायर प्लस में A3x की क्यूब लिख दिया हमने। अब इसकी बेसिस क्या है? हमारे पास 1 है, x है, x स्क्वायर x की क्यूब है, और जितनी बेसिस होती है उतनी उसकी डायमेंशन होती है, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी? 4। नेक्स्ट हमारा, अगर मान लीजिए हमें इसको आगे चेक करना है, जैसे इस बेसिस को हम लिखें, यहाँ पे क्या लिखूँगी? 1x x स्क्वायर और यहाँ पे x की क्यूब, तो 1 का एक ही है, बाकी सारे जीरो। x सेकंड पोजीशन पे है, ऊपर जीरो, और इसी तरीके से x स्क्वायर दोनों जीरो, और यहाँ पे 1 जीरो, x की क्यूब लास्ट में है 1, बाकी सारे जीरो। तो रैंक हमने देखा 1 2 3 4, चारों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो रैंक कितना आ गया? 4।
और नंबर ऑफ कॉलम भी कितना होता है 4। तो ये कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट S2 को चेक करने में 1 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस वन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1x x और x की क्यूब के कोफिशिएंट, 1 का कोफिशिएंट 1 है, बाकी सारे 0। इधर 1 और x का कोफिशिएंट रखा है 1 1, बाकी सारे 0। इसमें 1 1 1 और 0, इसमें 1 2 3 और 1, ये हमने चेक कर लिया। अब हमने देखा नंबर ऑफ ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन जीरो रो कितने, 1 2 3 4, तो रैंक कितना है 4, और नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये बेसिस भी फॉर्म करेगी क्योंकि पूरा मैं उससे स्पेंड कर सकती हूँ। अगला S3 को हमें चेक करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब कोमा लगा हुआ है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4। इस तरीके से लिखेंगे 1x स्क्वायर एक्स की क्यूब लिखेंगे। तो S3 को जब हम चेक करेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे रैंक भी 4 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको आप बना के देखना। नेक्स्ट हमें S4 दे रखा है, 1 प्लस एक्स 3 प्लस 4x 10 प्लस 11x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। अब देखिए S4 में क्या एलिमेंट है, 1, यहाँ पे लिखेंगे 1x स्क्वायर और x की क्यूब के कोफिशिएंट। तो 1 का कोफिशिएंट 1 है, x का भी 1 है, बाकी सारे 0, 3 4 बाकी सारे 0, 10 11 बाकी सारे 0, 1 1 1 1 हमने लिख दिया। अब ये देखिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको इसमें से घटा देंगे, घटा दिया, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गई। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 4, इससे ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहाँ पे 3 क्यों है, 4 हैं, 1 2 हाँ सॉरी 3 है, कितनी है नॉन जीरो रो 3 है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला है कार्डिनलिटी ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होती है। देखिए लेट VF एक वेक्टर स्पेस है, P कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो VN ZP एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन क्या है n, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है P की पावर n। देखिए इसको याद रखना है आपको, VN ZP के ऊपर कार्डिनलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, P की पावर n, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मान लीजिए P कोई प्राइम नंबर है, देन नंबर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है हमें ऑर्डर M क्रॉस n की, जिसका रैंक क्या है m, जिसका रैंक क्या है भाई m ओवर ZP बतानी है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखिए हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और हमें याद भी रखना है। VN ZP हमें बताया P की पावर n होता है, उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है P की पावर n, और नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है P की पावर n माइनस 1, P की पावर n माइनस P, P की पावर n माइनस P का स्क्वायर। कब तक करेंगे, m तक, P की पावर n माइनस P की पावर m माइनस 1 तक करेंगे। कहाँ तक करेंगे, P की पावर n माइनस P की पावर m माइनस 1 तक। ओके, नेक्स्ट जैसे इसी का एक क्वेश्चन आ गया हमारा जो हमने अभी फॉर्मूला किया है, हाउ मैनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब देखो m क्रॉस n होता है, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 ओवर Z3 ऑफ रैंक 2। देखो रैंक क्या दे रखा है इसमें 2, और रैंक ऑफ A इसका मतलब 2 हो गया। और देखो ये क्या होता है n, ZP लिखते हैं ना, इसमें क्या लिखते हैं ZP, तो P इसमें 3 हुआ, P क्या हुआ इसमें 3, और यहाँ पे रैंक जो है वो m है, m क्या है यहाँ पे 2, और V3 हाँ V3 ओवर Z3 हुआ ये, हाँ V3 ओवर इसमें ये n, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, P की पावर n होती है, तो 3 की पावर n भी यहाँ पे क्या है 3, तो 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। अब हम इसको करेंगे 3 की पावर 3 माइनस 1, और हमें m कितना दे रखा है 2, तो 3 की पावर 2 माइनस 3, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे रैंक 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है 2, तो आप ओनली 2 टर्म तक करोगे, कितने टर्म तक करोगे, ओनली 2 तक। तो 27 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो कितनी आ जाएगी 156। याद रखना V3 ये निकालते हैं P की पावर n, फिर हम क्या करते हैं P की पावर n माइनस 1, P की पावर n माइनस P की पावर n माइनस 1, ऐसे करते करते हम सॉरी फॉर्मूला लगाएंगे P की पावर n माइनस 1, P की पावर n माइनस P की पावर 1, फिर P की पावर n माइनस P की पावर 2 एंड सो ऑन, P की पावर n माइनस P की पावर m माइनस 1, ऐसे हम इसको लिख के जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा, हाउ मैनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 3 ओवर Z2 ऑफ रैंक 3। देखो रैंक 3 दे रखा है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3, और यहाँ पे Z2 तो P यहाँ पे कितना हो गया 2, P 2 हो गया। तो सबसे पहले VN ZP निकालना होता है, तो यहाँ पे VN हाँ m क्रॉस n है, n कितना हो गया यहाँ पे 3, तो P की पावर n होता है, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, कितनी होती है भाई 16। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है P की पावर n माइनस 1, P की पावर n माइनस P, और यहाँ पे कहाँ तक जाना है m,
3 तक जाना है तो हमें ओनली 3 टर्म्स तक लिखनी है। कितनी टर्म लिखेंगे? ओनली 3 टर्म्स, ओनली 3 टर्म्स। तो ये रैंक हमें बताता है कि ओनली 3 टर्म्स लिखो। ओके, तो p की पावर n माइनस 1, p की पावर n माइनस p, p की पावर n माइनस p का स्क्वायर, 3 टर्म तक लिखेंगे, फिर हम इसमें वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट हमारा फाइंड द नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर ZP। देखिए हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स बतानी है, कितनी बनेगी। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स बने क्या होते हैं? जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? 0। तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा ओवर ZP। तो ये हमें फॉर्मूला ही लिखना है। क्या बनती है भाई? p की पावर n माइनस 1, p की पावर n माइनस p, p की पावर n माइनस p का स्क्वायर, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।